तो आज हम बात करने वाले हैं अलीनगर की। 2025 का जो वहां चुनाव हुआ वो दरअसल भारतीय ग्रामीण राजनीति कैसे बदल रही है, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। चलिए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। तो ये अलीनगर है कहाँ? ये बिहार के दरभंगा जिले में पड़ता है और ये एक ऐसा इलाका है जो 100% ग्रामीण है। यहाँ की पूरी पहचान, यहाँ के लोगों का जीवन, सब कुछ कोसी नदी के इर्द गिर्द घूमता है और उसके संघर्षों से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसा मजबूत राजनीतिक किला जो सालों से किसी एक पार्टी का गढ़ रहा हो, वो अचानक ढह कैसे जाता है? यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। अब जरा यहाँ की जमीनी हकीकत को समझिए। अलीनगर की नब्ज क्या कहती है? देखिए, कोसी की बाढ़ यहाँ एक स्थायी समस्या है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से मर्दों को घर छोड़कर बाहर काम करने जाना पड़ता है। और सबसे चिंता की बात, बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो रोजमर्रा की मुश्किलें हैं जो यहाँ के लोग झेलते हैं। एक गहरे मानवीय संकट की तस्वीर है ये। और फिर आता है 2025 का नतीजा। आंकड़े देखिए, बिल्कुल साफ हैं। बीजेपी की मैथिली ठाकुर को मिले करीब 49% वोट और आरजेडी के विनोद मिश्रा सिमट गए 42% पर। यह एक ऐसा रिजल्ट था जिसने कई राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। और जीत का मार्जिन देखिए, 11,730 वोट। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, कोई मामूली बढ़त नहीं थी। ये एक साफ, एक तरफा जीत थी जिसने इस इलाके की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस चुनाव की कहानी को समझना है तो इन दो उम्मीदवारों के फर्क को समझना पड़ेगा। एक तरफ थे 63 साल के तजुर्बेकार नेता विनोद मिश्रा, जिनकी पूरी राजनीति 90 के दशक के सामाजिक न्याय वाले नारों पर टिकी थी। और दूसरी तरफ 25 साल की एक डिजिटल सेंसेशन मैथिली ठाकुर, जिन्होंने एक बिल्कुल नई, एक सांस्कृतिक कहानी लोगों के सामने रखी। तो ये असल में दो लोगों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों, दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग तरीकों का मुकाबला था। और यहीं पर एक मजबूत लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों को जानकारी के आधार पर अपना फैसला लेने का हक मिले, और ये फैसला जिम्मेदाराना बातों और हर नागरिक के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। ये किसी भी चुनाव प्रक्रिया की आत्मा होती है। तो इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। ये विश्लेषण कहता है कि जब माहौल बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत हो तो एक मजबूत कहानी, एक पावरफुल नैरेटिव पुराने जातिगत समीकरणों को भी तोड़ सकता है। मतलब, चुनाव सिर्फ वोटों के गणित से नहीं, बल्कि एक अच्छी कहानी सुनाकर भी जीता जा सकता है। और अलीनगर में ठीक यही हुआ। और ये एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाता है, जिसे विशेषज्ञ इकोनॉमिक कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब कोई भावनात्मक या सांस्कृतिक मुद्दा इतना बड़ा बन जाए कि लोगों की असली आर्थिक और सामाजिक परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। अब यहां देखिए, 69% बच्चों में एनीमिया, 45% में स्टंटिंग। ये बहुत ही भयावह आंकड़े हैं, लेकिन चुनाव में इन पर बात ही नहीं हुई। सांस्कृतिक नैरेटिव ने इन सब जरूरी मुद्दों पर पर्दा डाल दिया। अब देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। ये अचानक तो हुआ नहीं होगा। पिछले 3 चुनाव का पैटर्न देखिए। 2015 में आरजेडी आराम से जीती, 2020 में एनडीए ने सीट पलट दी और 2025 में एनडीए ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो एक ट्रेंड बिल्कुल साफ दिख रहा है। वोट धीरे धीरे आरजेडी से खिसककर एनडीए की तरफ जा रहा था। तो इस उलटफेर के पीछे की रणनीति क्या थी? चलिए इसको समझते हैं। पहली बात, वोटर टर्नआउट बढ़ा, जो एनडीए को फायदा दे गया। दूसरी बात, आरजेडी का जो कोर मुस्लिम यादव वोट था वो तो उनके साथ रहा, पर वो जीत के लिए काफी नहीं था। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बीजेपी ने ब्राह्मण वोटों को एक किया और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के वोटों में बड़ी सेंध लगा दी। और आखिर में उन्होंने पुराने विधायक को टिकट ना देकर एंटी इनकम्बेंसी को भी खत्म कर दिया। एक बहुत सोचा समझा प्लान था। और ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, तरीकों की भी थी। एक तरफ आरजेडी का पुराना एनालॉग तरीका, बड़ी बड़ी रैलियां, पुराने नारे। दूसरी तरफ बीजेपी का बिल्कुल मॉडर्न डिजिटल कैंपेन। उनका सोशल मीडिया नेटवर्क पहले से तैयार था। उन्होंने युवाओं को जोड़ने वाला कंटेंट बनाया और मोबाइल के जरिए सीधा वोटर तक पहुंचे। ये एनालॉग और डिजिटल की लड़ाई थी और नतीजा सबके सामने है। इस रिपोर्ट में आरजेडी की नाकामियों को समझाने के लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। चुनावी चेहरा मतलब चुनाव लड़ने का तरीका, वो पुराना पड़ चुका था। संगठनात्मक चेहरा मतलब पार्टी का ढांचा, वो कमजोर था। बूढ़े नेता थे, युवाओं के लिए कोई जगह नहीं थी।
नैरेटिव मतलब कहानी वो भी पुरानी पड़ चुकी थी, और संसाधन, पैसा तो था पर उसे बेकार की रैलियों में बर्बाद किया गया। तो ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी। तो सवाल यह है कि वापसी का रास्ता क्या है। ये रिपोर्ट 3 कदमों का एक ब्लूप्रिंट देती है। पहला, लीडरशिप बदलिए। पुराने नेता की जगह किसी युवा डिजिटल सेवी ईबीसी चेहरे को लाइए। दूसरा, नैरेटिव बदलिए। सांस्कृतिक मुद्दों के जवाब में लोगों की आर्थिक तकलीफों मतलब पलायन और बेरोजगारी को हथियार बनाइए। और तीसरा, डिजिटल दुनिया पर छा जाइए। विरोधी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत मैथिली भाषा का डिजिटल ऑपरेशन खड़ा कीजिए। मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा सिस्टम बदलना होगा। और हाँ, जब हम डिजिटल कैंपेन की बात करते हैं, जैसा कि बीजेपी ने कामयाबी से किया, तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को लोगों के डेटा का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। मकसद लोगों को सही जानकारी देना होना चाहिए, ना कि उनकी प्राइवेसी में सेंध लगाकर उन्हें मैनिपुलेट करना। ये भारत के नए डिजिटल कानूनों के हिसाब से भी जरूरी है, और ये आने वाले सभी चुनावों के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो आखिर में अलीनगर की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये कहानी एक चेतावनी है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, या फिर ये ग्रामीण भारत में चुनाव लड़ने और जीतने का एक नया रोड मैप है, एक नया तरीका है? इस एक चुनाव का असर शायद आने वाले कई चुनावों पर देखने को मिलेगा।